हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेजेंडरी मॉन्स्टर वर्स को, जिसकी टोटल 4 मूवीज रिलीज की जा चुकी हैं। और इसकी पहली फिल्म थी 2014 में आई गॉडजिला। गॉडजिला एक जापानीज फ्रेंचाइजी है जिसे तोहो ने बनाया था, और अब तक गॉडजिला पर लगभग 34 लाइव एक्शन फिल्में बन चुकी हैं। और गॉडजिला कैरेक्टर को आज दुनिया भर में जाना जाता है। सन 1998 में अमेरिका ने भी एक गॉडजिला फिल्म बनाई थी, जो वैसे तो सुपर हिट हुई थी, लेकिन उसे काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, क्योंकि उस मूवी का मॉन्स्टर गॉडजिला कम और एक बड़ी छिपकली ज्यादा लग रहा था। इसके बाद 2009 में लेजेंडरी पिक्चर्स ने भी एक गॉडजिला फिल्म बनाने की ठानी, और 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। ये क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को ही बहुत पसंद आई, और लेजेंडरी ने अपना एक मॉन्स्टर यूनिवर्स बना डाला। और आज इस वीडियो में हम इसी गॉडजिला फिल्म की पूरी कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत ईयर 1999 में फिलीपींस में होती है, जहां पर माइनिंग का काम चल रहा था। यहां यूरेनियम की खुदाई के दौरान एक इलाका जमीन में धंस जाता है, और इन्हें एक बड़ी सी गुफा के बारे में पता चलता है। मोनार्क के साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजावा को इसकी जांच करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर सेरिजावा कुछ लोगों के साथ इस गुफा में एंटर करते हैं, और इसके अंदर उन्हें एक विशाल दानव का स्केलेटन मिलता है। इसके साथ ही इन्हें यहाँ 2 अंडे भी मिलते हैं, जिसमें से एक अंडा तो निष्क्रिय था, लेकिन जो दूसरा अंडा था वो फूट चुका था, और उसमें से निकला जीव समुद्र में जा चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जापान में। यहाँ हम जो और उसकी वाइफ सेंड्रा को देखते हैं, जो यहाँ के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के सुपरवाइजर हैं, और इन दोनों का फोर्ड नाम का एक बेटा भी है। जो और सेंड्रा जब पावर प्लांट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पावर प्लांट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी, और उन्हें भूकंप के झटके भी महसूस हो रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये झटके सिर्फ पावर प्लांट को ही लग रहे थे। अचानक ही ये झटके और तेज होने लगते हैं, और पावर प्लांट के रिएक्टर में दरार पड़ जाती है। अब उसका रेडिएशन पूरे शहर में न फैल जाए, इसीलिए सभी दरवाजों को बंद कर प्लांट को सील कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में जो की वाइफ सेंड्रा अंदर ही रह जाती है, और उसकी मौत हो जाती है, और उनका बेटा फोर्ड प्लांट को कोलैप्स होते देखता है, और इस हादसे को एक नेचुरल डिजास्टर बताकर इस टाउन को खाली करवा दिया जाता है। इसके बाद कहानी जाती है 15 साल आगे। हम फोर्ड को देखते हैं, जो कि अब यूएस नेवी का एक ऑफिसर है और एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट भी। फोर्ड 14 महीने बाद अपने घर आया है, और उसकी वाइफ है एलन, और इन दोनों का एक बेटा भी है सैम। फोर्ड का परिवार सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसी दिन फोर्ड को एक कॉल आता है, और उसे बताया जाता है कि उसके फादर जो को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो उस बंद पड़े पावर प्लांट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें छुड़ाने के लिए फोर्ड को जापान जाना पड़ता है। जो को यकीन था कि 15 साल पहले हुआ हादसा कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसका कारण कुछ और था, जो गवर्नमेंट उनसे छुपा रही है। अब जो को फिर से वही रीडिंग्स मिलने लगती है, जो उन्हें 15 साल पहले प्लांट गिरने से पहले मिली थी। जो फोर्ड को समझाता है कि उन्हें अपने पुराने घर में जाना होगा, वहाँ उनका कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है, और फोर्ड को उनके साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना पड़ता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस एरिया में कोई रेडिएशन नहीं है, और सरकार ने उनसे झूठ बोला था। ये दोनों अपने पुराने घर में जाकर उस डेटा को ले लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ की पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है, और इन्हें उसी जंजीरा पावर प्लांट में ले जाया जाता है। यहाँ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, और डॉक्टर सेरिजावा भी यहीं थे। इस प्लांट में हम एक बड़े से लार्वा को भी देखते हैं। डॉक्टर सेरिजावा जो को कहते हुए सुनते हैं कि 15 साल पहले यहाँ कोई भूकंप नहीं आया था, बल्कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी, और अब फिर से वही हो रहा है। अब वो जायंट लार्वा जोरों से हिलने लगता है। उसे शांत करने के लिए उसे जोरों का बिजली का झटका दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, और फिर उस लार्वा में से एक विशाल कीड़े जैसा दिखने वाला एक दानव निकलता है। ये निकलते ही एक ईएमपी अटैक करता है, जिससे पूरे प्लांट की बिजली चली जाती है। इसके बाद ये पूरी फैसिलिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, और जो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आखिर में वो मॉन्स्टर यहाँ से उड़कर कहीं चला जाता है, और पब्लिक से मॉन्स्टर वाली बात छुपाई जाती है। अगले दिन डॉक्टर सेरिजावा को नेवी बेस पर बुलाया जाता है, और वो जो और फोर्ड को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही जो की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर सेरिजावा फोर्ड को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सन 1954 में एक परमाणु सबमरीन ने समुद्र की गहराइयों से एक विशाल जीव को जगा दिया था। इसके बाद कुछ परमाणु बम के धमाकों से उस जीव को मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ।
जापानी में इस दानव को गोजीरा कहा जाता है और इंग्लिश में गॉडजिला। ये जीव लाखों साल पुराना एक एंशियंट अल्फा प्रेडिटर है। ये उस युग का है जब पृथ्वी में बहुत सारा रेडिएशन हुआ करता था और इन दानवों के लिए रेडिएशन ही इनका खाना था। लेकिन जब जमीन पर रेडिएशन कम हुआ तो ये सभी क्रीचर समुद्र की गहराइयों में चले गए और पृथ्वी के कोर से रेडिएशन खाने लगे। डॉक्टर शेरिजावा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उनका काम था इन दानवों पर रिसर्च करना। अब 15 साल पहले फिलीपीन में इन्हें ऐसे ही मॉन्स्टर के 2 अंडे मिले थे और उनमें से एक फूटा था और उस अंडे से निकला बच्चा रेडिएशन ढूंढता हुआ अपने सबसे नजदीकी पावर प्लांट में गया था जो था जंजीरा पावर प्लांट। और इसी कारण से 15 साल पहले वो प्लांट तबाह हो गया था और इस जीव का नाम म्यूटो है। ये म्यूटो 15 साल से इस प्लांट में रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा था लेकिन अब वो वहां से भाग चुका है। फोर्ड को अपने पिता की एक बात याद आती है कि उनके हिसाब से ये जीव एकोलोकेशन का यूज कर किसी दूसरे जीव से संपर्क कर रहा था और वो जरूर किसी दूसरे परमाणु पावर प्लांट को खोज रहा होगा। शेरिजावा कहते हैं कि कुदरत अपना संतुलन बनाए रखने की ताकत रखती है और गॉडजिला ही वो ताकत है। इसके बाद फोर्ड अपनी फैमिली के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। इधर नेवी को खबर मिलती है कि प्रशांत महासागर से एक परमाणु पनडुब्बी लापता हो गई है और ये काम उस म्यूटो का हो सकता है। कुछ देर बाद नेवी को उस पनडुब्बी की लोकेशन एक घने जंगल में मिलती है और वो म्यूटो उसमें से परमाणु मिसाइल खा रहा था। ये म्यूटो जमीन पर अपना पैर मारे एक ईएमपी अटैक करता है जिससे उस इलाके में सभी चीजों की बिजली चली जाती है। यहाँ तक कि हवा में उड़ रहे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी ऑफ होकर क्रैश हो जाते हैं। इधर डॉक्टर शेरिजावा समुद्र से किसी विशाल जीव को इस तरफ आते देखते हैं और ये गॉडजिला था जो उस म्यूटो को मारने आया था। गॉडजिला समुद्र से निकलता है तो वहाँ सुनामी आ जाती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। नेवी गॉडजिला को शूट कर उसे शहर से दूर भगाने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ वो म्यूटो एक सबवे ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें फोर्ड भी था लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद ये म्यूटो यहाँ के एयरपोर्ट पर तबाही मचाने लगता है और तभी उसके सामने आता है गॉडजिला। गॉडजिला उस पर अटैक करता है लेकिन म्यूटो उड़कर गॉडजिला से दूर भाग जाता है। अगली सुबह फोर्ड को पता चलता है कि नेवी सैन फ्रांसिस्को की तरफ ही जा रही है और वो उनके साथ हो लेता है। नेवी को पता चलता है कि गॉडजिला उस म्यूटो का पीछा कर रहा है। अब डॉक्टर शेरिजावा सोचते हैं कि अगर गॉडजिला म्यूटो का दुश्मन है तो वो जरूर किसी और जीव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें उस दूसरे अंडे के बारे में याद आता है जो कि निष्क्रिय था और उसे नेवाडा नाम की एक जगह पर रखवा दिया गया था जहां पर सारा परमाणु वेस्ट डाला जाता है। अब सेना को नेवाडा में जांच करने के लिए भेजा जाता है और उन्हें पता चलता है कि यह अंडा भी फूट चुका है और इसमें से भी एक बड़ा सा म्यूटो निकला है लेकिन इस म्यूटो के पंख नहीं थे और ये साइज में पिछले वाले म्यूटो से काफी बड़ा था क्योंकि ये एक मादा म्यूटो है। ये मादा म्यूटो लास वेगास शहर में तबाही मचाते हुए नर म्यूटो के पास जाने लगती है। ये एक मेटिंग कॉल थी और ये जल्द ही अंडे देने वाली है और अगर ये इसमें कामयाब हुए तो इन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस के पास हर समस्या का एक ही समाधान होता है, परमाणु बम। सेना प्लान बनाती है कि वो इन तीनों जीवों को यानी कि गॉडजिला और दोनों म्यूटो को परमाणु बम दिखाकर ललचाएंगे और उन्हें शहर से दूर ले जाकर उस बम से ब्लास्ट कर देंगे जिसमें ये सारे दानव मारे जाएंगे। लेकिन शेरिजावा को यह प्लान पसंद नहीं आता क्योंकि रेडिएशन तो इन मॉन्स्टर का खाना है, तो हो सकता है परमाणु बम से मरने की बजाय ये और पावरफुल हो जाए। लेकिन एडमिरल कहते हैं कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इसके बाद एक ट्रेन कुछ परमाणु बम को लेकर सैन फ्रांसिस्को रवाना हो जाती है और फोर्ड भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। बोयल को फोन कर कहता है कि वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा। अब क्योंकि म्यूटो बिजली से चलने वाली सभी चीजों को नाकाम कर सकता था तो इन परमाणु बमों में मैनुअल टाइमर फिट किया जाता है। रास्ते में ट्रेन रोककर कुछ सोल्जर्स ब्रिज चेक करने जाते हैं लेकिन मादा म्यूटो इन पर अटैक कर देती है और उन परमाणु बमों को निगल जाती है और इस अटैक में फोर्ड भी मरते मरते बचता है। अगली सुबह फोर्ड और एक आखिरी बचे हुए परमाणु बम को एयरलिफ्ट कर सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाता है और उस बम को एक शिप में रखवा दिया जाता है। इधर पूरे शहर को खाली कराया जा रहा था और लोगों को अंडरग्राउंड सबवे में छुपना पड़ रहा था। एलन अपने बेटे सैम को उसकी टीचर के साथ शेल्टर में भेज देती है लेकिन खुद फोर्ड के इंतजार में वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ गोल्डन गेट ब्रिज पर बहुत सारा ट्रैफिक जमा हो जाता है और यहाँ मिलिट्री तैयार खड़ी थी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए। तभी गॉडजिला तैरता हुआ यहाँ आता है
और सेना उस पर हमला करने लगती है, लेकिन गॉडजिला इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अपना रास्ता बदलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सेना उस परमाणु बम का टाइमर शुरू कर देती है, जिसके पीछे सारे मॉन्स्टर जाकर समुद्र में फट जाएंगे और तभी इन पर एक ईएमपी अटैक होता है और सभी शिप्स की पावर चली जाती है और सारे जेट्स क्रैश हो जाते हैं और नरमूटो इन पर अटैक कर देता है और उस परमाणु बम को लेकर उड़ जाता है। वो उसे मादा म्यूटो को ले जाकर देता है और ये दोनों अभी शहर के बीचों बीच थे। मादा म्यूटो उस बम के आसपास अपना घोंसला बनाने लगती है और वो उसमें अंडे देने वाली थी। अब क्योंकि परमाणु बम शहर के बीच था तो उसके फटने से अब लाखों लोगों की जान जाने वाली थी। म्यूटो के ईएमपी अटैक के कारण सेना उनके पास जेट्स या कोई व्हीकल लेकर भी नहीं जा सकती थी। अब ये प्लान बनाते हैं कि सेना की एक टीम आसमान से पैराशूट के जरिए उस इलाके में पहुंचेंगे और फिर उस परमाणु बम को मैन्युअली डिफ्यूज कर देंगे। और ये काम था फोर्ड का, क्योंकि वो एक बॉम्ब एक्सपर्ट है और अगर ये उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाते तो इनका दूसरा प्लान था उसे शिप में रखकर शहर से जितना हो सके उतना दूर ले जाना और उसी के साथ फट जाना। वहीं डॉक्टर सेरिजावा को यकीन था कि गोजीरा उन दोनों म्यूटोस को मार देगा। सभी सोल्जर्स म्यूटो के एरिया में कूद जाते हैं और गॉडजिला भी शहर में आ जाता है और नर म्यूटो उससे लड़ने लगता है। सेना म्यूटो के घोंसले तक पहुंचती है, लेकिन मादा म्यूटो उसमें अंडे दे चुकी थी। तभी यहाँ गॉडजिला भी आता है और मादा म्यूटो भी उससे लड़ने में बिजी हो जाती है। मौका देख सेना उस घोंसले में घुसकर परमाणु बम निकाल लेती है और फोर्ड देखता है कि घोंसले में हजारों म्यूटो के अंडे रखे हुए थे जो कि परमाणु बम से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे थे। दूसरी तरफ दोनों म्यूटोस मिलकर गॉडजिला को कड़ी टक्कर देने लगते हैं। इधर फोर्ड को पता चलता है कि परमाणु बम का टाइमर जाम हो गया है और वो उसे बंद नहीं कर सकते, तो अब उन्हें इसके फटने से पहले इसे लेकर शहर से दूर जाना होगा। निकलने से पहले फोर्ड इस घोंसले में पड़े हुए एक पेट्रोल टैंक का ढक्कन ओपन कर देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सारे अंडे जलकर खत्म हो जाते हैं। ये देख दोनों म्यूटोस अपने घोंसले की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो तबाह हो चुका है। मादा म्यूटो फोर्ड को भी देख लेती है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से म्यूटो पर अटैक कर देता है और मौका देख फोर्ड वहां से भाग जाता है। वो उस परमाणु बम को एक शिप में रख देते हैं। इधर नर म्यूटो गॉडजिला पर अटैक करने लगता है, क्योंकि वो उड़ सकता था तो वो गॉडजिला की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। अब वो म्यूटो तेजी से उड़ता हुआ गॉडजिला की तरफ आता है और गॉडजिला अपनी पूंछ घुमाकर उसे जोर से मारता है और इस हमले में नर म्यूटो की मौत हो जाती है। इससे एक बड़ी बिल्डिंग भी गॉडजिला पर गिर जाती है और वो उसमें दब जाता है। इधर जैसे ही सेना परमाणु बम लेकर बोट से निकलने की कोशिश करती है तो मादा म्यूटो वहां आकर उन पर हमला कर देती है और सभी सोल्जर्स को मार देती है और अब सिर्फ फोर्ड ही जिंदा बचा था और वो बोट लेकर भागने लगता है, लेकिन वो म्यूटो एक ईएमपी अटैक कर उस बोट को रोक देती है और इसके बाद वो फोर्ड को मारने आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से गॉडजिला वहां आता है और उस म्यूटो के मुंह को पकड़कर उसके अंदर एटॉमिक ब्रेथ से ब्लास्ट कर देता है, जिससे मादा म्यूटो की गर्दन ही अलग हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब गॉडजिला की एनर्जी खत्म होने से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फोर्ड बोट लेकर शहर से दूर निकल जाता है और अपने मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर से फोर्ड को एयरलिफ्ट कर लिया जाता है और कुछ देर बाद वो परमाणु बम समुद्र में ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग उस धमाके से बच जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। पूरा शहर बर्बाद हो गया था और इमरजेंसी टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई थी और गॉडजिला अभी भी बेहोश ही पड़ा था। फोर्ड को भी उसकी फैमिली मिल जाती है। कुछ देर बाद गॉडजिला भी उठ जाता है और दहाड़ता है। अब क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था तो वो शांति से वापस समुद्र में चला जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं कि गॉडजिला उनका रक्षक है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी को दुनिया भर में काफी पसंद किया गया था और इसने वर्ल्ड वाइड 529 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। इस फिल्म में गॉडजिला की जापानीज जड़ों को भी रिस्पेक्ट दी गई है, इसीलिए ये फिल्म जापान में भी सुपरहिट थी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद लेजेंडरी ने फैसला किया कि वो एक मॉन्स्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे और 2015 में ही उन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी थी, जिसमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करवाया जाएगा। मॉन्स्टर वर्स की अगली फिल्म है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जिसमें हमें किंग कॉन्ग की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी।
तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी मॉन्स्टरवर्स फिल्मों को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके 1000 लाइक्स पूरे कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बाकी मॉन्स्टरवर्स मूवीज को भी जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।